तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 13.824 का घनमूल ज्ञात करें। 13.824 का क्या करें, घनमूल ज्ञात करें। घनमूल मतलब क्यूब रूट। ठीक, तो आपको क्या करना है, इसका क्यूब रूट ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्यूब रूट। अब बात आ गई दशमलव में। अगर दशमलव में नहीं देते तो आप कह देते सर हम तुरंत बता देते। आप इसको भी बता देंगे, इसमें भी कोई आपको समस्या नहीं जाएगी। कैसे, तो समझ लीजिए इसको। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, कि कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए हम जानते हैं कि अगर एक का घन करेंगे तो क्या आएगा, एक। मतलब किसी संख्या का यदि इकाइकांक एक है तो उसके घन में इकाइकांक क्या आएगा, एक। तो अगर घन में अगर बात करें तो घन में इकाइकांक कितना है, एक है। तो घनमूल में अगर बात करेंगे तो कितना आएगा, देखो घन करने पर घनमूल मिलेगा। यहाँ पर ये क्या है, घनमूल। यहाँ घनमूल मिलेगा, मतलब उल्टा लिख रहे हैं हम, ये घन है। ठीक है ना, यानी कि अगर हमने क्यूब किया तो इकाइकांक हमें क्या मिला, घन में इकाइकांक एक मिला, तो घनमूल में क्या मिलेगा, वो भी एक ही मिलेगा। तो अगर हम 2 की घात कितना करते हैं, 3 करते हैं। मतलब यदि किसी संख्या के इकाइकांक क्या बच्चों, 2 है, कोई एक ऐसी संख्या है जिसका इकाइकांक क्या है, 2 है, तो यदि आप उसका क्या करते हैं, उसका घन करते हैं, तो घन करने पर इकाइकांक क्या मिलेगा, 8। तो यानी कि घन में इकाइकांक 8 आ रहा है, तो जब घन का आप घनमूल करेंगे तो घनमूल में इकाइकांक कितना आएगा, 2 आ जाएगा वापस से। तो हम ये कह सकते हैं कि घनमूल में कितना आ जाएगा इकाइकांक, तो हम कह सकते हैं घनमूल में 2 आ जाएगा इकाइकांक। इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए 3 अगर इकाइकांक है किसी संख्या का, तो उसमें के घन में इकाइकांक कितना होगा, 7 होगा। तो हम समझ गए कि यदि किसी संख्या के घन में इकाइकांक 3 है, घन में इकाइकांक मतलब आप किस संख्या का घन करना चाह रहे हैं उसमें इकाइकांक अगर 3 है, तो हमें घन में इकाइकांक क्या मिलता है, 3। तो अगर घनमूल करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 7 मिलता है। किसी संख्या का इकाइकांक यदि 3 है तो उसका घन करने पर घन में इकाइकांक 7 मिलता है, तो घनमूल में कितना मिलेगा, 3। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों यहाँ पर बात आगे करते हैं कि अगर 4 है इकाइकांक तो 4 मिलेगा, अगर 5 है इकाइकांक तो घन में क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, तो घनमूल में भी वापस 5 मिल जाएगा। 6 इकाइकांक तो घन में 6 मिलेगा और घनमूल में भी 6 मिलेगा। 7 है इकाइकांक तो घन में 3 मिलेगा और घनमूल में 7 मिलेगा। किसी संख्या के इकाइकांक यदि 8 है तो घन में 2 मिलेगा, तो घनमूल में 8 मिल जाएगा। और यदि 9 है इकाइकांक तो घन में कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। और 10 है इकाइकांक, 10 मतलब 0 है इकाइकांक, तो उसके घन में 0 मिलेगा और घनमूल में भी 0 मिलेगा। इतनी बात अगर समझ ली तो इस क्वेश्चन में और इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी आपको समस्या नहीं आने वाली। इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको कभी भी कोई भी समस्या नहीं आने वाली। देखिए अब इसको समझते हैं कैसे। देखिए बात करते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि इसका घनमूल ज्ञात करना। तो घनमूल कैसे लिया जाता है, क्यूब रूट इस तरीके से। ठीक, तो ये कितना है, 13.824। ये हमारे पास संख्या है 13.824। दशमलव दिख रहा है, ये दशमलव लगा है यहाँ पर। ठीक, 13.824। अगर हम इसका क्या कर देते हैं, दशमलव हटा दें, अगर हम दशमलव इसका हटा देते हैं 13.824 कर देते हैं और बटे में कितना कर देते हैं, यहाँ पर 1000 कर दें। दशमलव हटाया, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1000 आ जाएगा नीचे। यानी कि अब ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया कि हमें इस पूरे का क्या करना है, घनमूल लेना है। ठीक, अब आप समझिए, आपको 1000 का घनमूल तो आता ही, कितना हो जाएगा, 10। तो बात कितने की करनी है, बात हमें केवल इतने की करनी है कि हमें घनमूल लेना है 13.824 का। ठीक, तो अब आप घनमूल का तरीका समझिए क्या है। आप क्या करेंगे, लास्ट के 3 अंकों को हटा देंगे। क्या कर देंगे, लास्ट के 3 अंकों को हटा देंगे। हटाने से पहले आपको एक चीज और चेक करनी है कि आप देखिए इसमें इकाइकांक क्या है, जिस संख्या का आप घनमूल ले रहे हैं, 4। तो यदि आप संख्या का घन में इकाइकांक कितना है, 4, किसी संख्या का घन होगा ना ये 13.824। अगर 13.824 किसी संख्या का घन है तो घन में इकाइकांक अगर 4 है तो घनमूल में क्या आएगा, तो देखिए घन में इकाइकांक 4 है तो घनमूल में भी क्या आएगा, 4। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि इकाइकांक क्या आना है, घनमूल में 4 आना है। तो ऑप्शन देख लीजिए 4 किस में है, तो 2 ऑप्शन में है। तो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो हट गया। अब हमें ए और डी से तो मतलब है नहीं, 2 ऑप्शन बचे। अब हमें देखना है कि 34 और 24 में से कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक, तो अब देखिए हमारा इकाइकांक डिसाइड हो गया। अब मैं 3 अंकों को हटा दिया, अब हमारे पास क्या बचा, 13। ये कहलाती है अपनी संख्या, इसको हमने नाम दिया है अपनी संख्या। इसको आप भी क्या बोलेंगे, अपनी संख्या। अब आपको ऐसी संख्या लेनी है जिसके घन के बीच में 13 आता हो। तो आपको पता है कि 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। और आपको पता है 3 का घन कितना होता है, 27 होता है। तो बताइए
8 और 27 के बीच में 13 आता है कि नहीं? बिल्कुल आता है। तो इनमें से आपको कौन सी लेनी है? हमेशा छोटी वाली संख्या। इनमें से हमेशा कौन सी लेनी है? छोटी वाली संख्या, यानी कि 2। यानी कि हमने अगर बात की तो ये 24 का घन जो है वो कितना होता है? 13,824 होता है। 13,824 होता है। ये हमने निकाल दिया। यानी कि हम कहेंगे 13,824 का घनमूल कितना होता है? तो हम कह सकते हैं कि 13,824 का घनमूल कितना होता है? 24 होता है। ये तो हो गई इसकी बात। लेकिन बटे में क्या था? 1000। 1000 का घनमूल कितना है? 10। तो 10 से और भाग लगा देंगे आप। ठीक, 10 से भाग लगाएंगे कितना आएगा? 2.4। तो 2.4 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन सी में। तो हमारा बी भी ऑप्शन हट गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 2.4 हो गया। आई थिंक आपको बात समझ आई। यहाँ तक कोई भी इशू नहीं होगा आपको। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं। केवल आपको याद क्या रखना है कि यदि किसी संख्या के घन में इकाइकांक क्या है तो उसके घनमूल में इकाइकांक क्या होगा। ये चीज़ पे आपको ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, उस क्वेश्चन को और समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा 238.328, हमने क्या लिखा? 238.328। तो एक संख्या और ले लेते हैं 238.328। अब आपने पूछा कि भाई इसका घनमूल ज्ञात करिए। इसका क्या ज्ञात करना है? घनमूल ज्ञात करना है। तो चलिए इसका घनमूल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ हमने 3 लगा दिया, घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप क्या करेंगे? 3 घनमूल अब किसका लेंगे आप? 238.328 और डिवाइडेड बाई कितना? 1000 कर दिया। 1000 का बाद में काम कर लेंगे। 1000 का घनमूल आपको पता है कितना? 10। तो 10 से लास्ट में भाग लगा देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर कि इकाइकांक क्या है? यहाँ पर 8 है। इकाइकांक कितना है? 8 है। इकाइकांक कितना है? 8 है। तो अगर इकाइकांक 8 है तो बताइए ये किसी संख्या का घन है जिसकी इकाइकांक क्या है? 8 है। तो घनमूल में इकाइकांक क्या होगा? तो देखिए ये घन देख लीजिए, इधर इकाइकांक 8 है तो घनमूल में क्या होगा? 2। तो ये बात तो कंफर्म आ गई कि यहाँ घनमूल में इकाइकांक क्या होगा? 2 होगा। ठीक, अब उसके बाद वाले अंक कैसे निकालें? तो देखिए 3 अंकों को लास्ट से हटा दीजिए। 3 अंकों को लास्ट से हटा दीजिए। 3 अंकों को लास्ट से हटा दिया तो हमारे पास क्या बचा? 238। अब आपको 2 ऐसी संख्या लेनी है जिसके बीच में 238 होता है। तो अब आप बताइए 238 की अगर बात करें तो 6 का घन होता है 216, 7 का घन होता है कितना? 343। 343 ऊपर निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये किसके बीच में होगा? ये होगा 6 के घन और 7 के घन के बीच में, क्योंकि 6 का घन होता है 216 और 7 का घन होता है 343। तो ये 216 और 343 के बीच में 238 है कि नहीं? बिल्कुल है। तो उसमें से हमेशा आपको कौन सी संख्या लेनी है? छोटी वाली। तो आपने कितनी ले ली? 6। तो यानी कि जो 238 संख्या थी इसका घनमूल कितना निकला? 62। और 1000 का घनमूल कितना आएगा? 10। तो 10 से भाग लगा देंगे। तो देखिए भाग लगाना काफ़ी आसान होता है। 10, 100, 1000 से बस राइट हैंड साइड से जितने उसमें जीरो उतने अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। 10 में कितने जीरो? 1 जीरो। तो 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 6.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6.2 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। यानी कि 6.2 क्या यदि आप क्या करते हैं? क्यूब करते हैं, घन करते हैं, तो आपको 238.328 मिलेगा। क्लियर होगी बात? तो इस तरीके से हम घनमूल निकाल सकते हैं। बस आपको चीज़ें क्या याद रखनी है? तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि घन में अगर इकाई की अंकी है तो घनमूल में क्या आएंगे? इसके विपरीत ये वाले आएंगे। ठीक, इसके माध्यम से आपके पास हो जाएगा। फिर आपके पास 3 संख्याएं पीछे से आपको हटानी है। हटाने के बाद जो संख्या बचेगी वो आपको देखनी है कि वो किस संख्या के घन के बीच में आती है और अपना आंसर आप दे पाएंगे। क्लियर? चलिए तो हम चाहते हैं कि एक क्वेश्चन और कर लिया जाए। चलिए तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमने लिया 68.921। हमने एक क्वेश्चन और लिया 68.921। अब इसका भी हमें क्या ज्ञात करना है? घनमूल ज्ञात करना है। 68.921 का घनमूल ज्ञात करना है। तो बताइए बच्चों क्या तरीका रहेगा? अभी हमने सीखा सबसे पहले तो दशमलव हटा दीजिए। दशमलव जैसे हटाएंगे, देखिए आप अपनी समझ की बात है। अब आप समझ गए कि दशमलव हटा के नीचे 1000 लिखना है तो मत करिए, पेपर में आप 68.921 का सीधा घनमूल निकालने की प्रोसेस कीजिए। ठीक है, तो आपने क्या लिख दिया? 68.921 और बटे में कितना? 1000। ये तो हम समझाने के लिए आपको बार बार लिख रहे हैं बटे में 1000। पेपर में आपको नहीं लिखना है क्योंकि वहाँ आपको किसी को समझाना नहीं है। ठीक, चलिए बच्चों अगर हम बात करें तो हमारे पास अब घनमूल निकालना है 68921 का।
आपको घनमूल किसका निकालना है? 68921 का। बताइए आपके इकाई के अंक में क्या है? 1। यदि आपके इकाई के अंक में 1 है तो घनमूल में इकाई का अंक क्या होगा? समझ में आ गई बात कि 1 ही होगा। देख लीजिए आप, 1 में क्या आता है? 1 ही आता है। घनमूल में भी क्या होगा? 1 ही होगा। अब आप 3 अंक हटा दीजिए पीछे से, तो हमने बिल्कुल 3 अंक हटा दिए, तो क्या बचा? 68। अभी जो 68 अपनी संख्या, ये किन दो संख्याओं के घन के बीच में होती है? तो अगर हम बात करें, 5 का घन 125 होता है, 4 का घन 64 होता है। 4 का घन 64 मतलब कम हो गया, 125 ज़्यादा हो गया। तो देखिए यहाँ से हमें समझ में आ गई बात कि ये कितने? 4 के घन और 5 के घन के बीच में होगी, क्योंकि 4 का घन कितना होता है? 64 और 5 का घन कितना होता है? 125। तो ये किसके बीच में हो गई? 68, 64 और 125 के बीच में हो गई। तो वहाँ से हमेशा कौन सी संख्या लेनी है आपको? छोटी, 4। तो आपने कितना ले लिए? 4। तो यानी कि 41 का घन होता है 68921। अब आपको किससे भाग देना है? इसको 10 से भाग लगाना है। तो आप 10 से भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 4.1 हो जाएगा आपका आंसर। 401 सब मत समझ लेना, 4.1 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ आ रही है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेणी 4, 7, 10, 13 का 9वां पद ज्ञात करें। 4, 7, 10, 9, 13 का 9वां पद ज्ञात करें। ये आपको ज्ञात करना है भाई। तो चलिए इसकी और चर्चा कर लेते हैं कि ये श्रेणी कौन सी है और कौन कौन सी श्रेणियां होती हैं, ठीक है, और उनके क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं, उन सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें ये श्रेणी की, तो यहाँ देखिए अगर आप दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करें बच्चों, अगर आप दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करें, 7 - 4 करें 3 आएगा, 10 - 7 करेंगे 3 आएगा, 13 - 10 करेंगे 3 आएगा। मतलब दो पदों के बीच का जो अंतर है वो कैसा आ रहा है? समान आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी श्रेणी क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। कैसी श्रेणी कहलाती है? समांतर श्रेणी। इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं हिंदी में समांतर श्रेणी कहलाती है, इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें कि हमने एक और दूसरी श्रेणी लिखी, हमने लिखा 6, 8, 10, 12 और ये कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट टाइम या 20-30 पदों तक, कहीं पर तक भी जा रही है। तो ये श्रेणी कौन सी होगी? ये भी आपकी समांतर श्रेणी होगी, क्योंकि दो पदों के बीच का अंतर क्या है? समान है। और जो दो पदों के बीच का अंतर होता है वो अंतर क्या कहलाता है? सर्वांतर। क्या कहलाता है? सर्वांतर, ठीक है। क्या कहलाता है ये? सर्वांतर। इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको डी से डिनोट करते हैं। सर्वांतर को किससे डिनोट करते हैं? डी से। ये चीज क्लियर हो रही? चलिए अगर हम बात करें कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है? 9वां पद। तो 9वें पद तक कैसे जाएं? तो एक तरीका तो बच्चों देखिए यही है कि हम लिखते जाएं, ठीक है। बात की चीजें हम समझते हैं अभी कि सर्वांतर के अलावा क्या क्या होता है। तो 4, 7, 10, 13। एक तरीका तो यही है, हमें कुछ नहीं आ रहा, अगर हम भूल गए कि ये समांतर श्रेणी है क्या है, तो आप ये देखते जाइए कि हर एक पद में 3-3 का अंतर है। तो ये श्रेणी आगे भी इसी तरीके से जाएगी 3-3 के अंतर पर। तो आप बताइए आपके पास कितने पद हैं? 4 तो ऑलरेडी हो गए ना, 9वां पूछा है। 5वां क्या होगा? 16। 6वां क्या होगा? 19। 7वां क्या होगा? 22। 7वां क्या होगा बच्चों? 22। 3 जोड़ना है ना, 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 22। 7वां क्या आ गया आपका? 7वां आ जाएगा आपका 22, ठीक। अच्छा 3 फिर जोड़ेंगे तो 8वां कितना हो जाएगा? 25। तो 9वां कितना हो जाएगा? 28। देखिए 28 ऑप्शन में है। तो इस तरीके से आप टिक करिए और ना समझिए कि समांतर श्रेणी क्या है और क्या सर्वांतर है, तो भी आप आंसर कर सकते हैं। लेकिन समझ ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी 9वां पूछा है। अगर आपसे 50वां पद पूछ लेते तो आप क्या करते थे? इसी श्रेणी में अगर ये 9वें को हटाकर आपसे पूछ लेते कि भाई बताइए कि 50वां पद क्या है, तो हमें नहीं लगता कि आप एक क्वेश्चन ही कर पाते पेपर में। यही क्वेश्चन में लगे रह जाते और इसी का आंसर दे पाते, है कि नहीं भाई? ऐसा 50वां ना पूछते, 150वां पूछ लेते, फिर क्या करते? ठीक। तो देखिए हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसे मत जाना कि आपने इतना समझ लिया और वीडियो को स्किप कर दें और अगला क्वेश्चन देखने लगे। ये कभी गलती नहीं करनी है, चीज़ें सीखें, क्योंकि आपको सिखाने के लिए ही हम पढ़ा रहे हैं। क्लियर हो रही बात? आप सीखेंगे तो हमें भी मजा आएगा, आपका सिलेक्शन होगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। अब देखिए बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर ये तो हमने एक तरीका समझ लिया कि अगर नहीं था, छोटा पद पूछा तो ठीक है, लेकिन अगर आपसे 50वां, 150वां, 151वां पद पूछ लें तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो वहाँ समस्या जाती है, वहाँ आप समस्या जाती है। तो इसके लिए हमें सारी चीज़ें पता होना चाहिए
कि समांतर श्रेणी क्या होती है, तो सबसे पहले बात की ना समांतर श्रेणी की। तो एक ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद का अंतर कैसा हो, समान हो, तो वो समांतर श्रेणी कहलाती है। और जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, सर्वांतर। उसको किससे डिनोट करते हैं, डी से। ठीक, उसको किससे डिनोट करते हैं, डी से। अब डी से डिनोट करते हैं। अगर हम बात करें कि उसका नौवां पद निकालना है तो पद कैसे निकालते हैं, तो टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए डी तो हम समझ गए क्या होता है, सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस होता है। एन क्या होता है, एन जो भी पद आपसे पूछा गया है, जैसे आपसे नौवां पूछा गया है इस क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है, नौवां पद। तो अगर आपसे नौवां पद पूछा गया है यानी कि एन की वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई। 10वां पूछा जाता तो 10 हो जाती, 150वां पूछा जाता तो एन की वैल्यू 150 हो जाती, 100वां पूछा जाता 100 हो जाती, 68वां पूछा जाता तो 68 हो जाती एन की वैल्यू। तो जो भी पद आपसे पूछ रहे हैं उस पद का नंबर है ये एन। ठीक है, तो एन हो गया आपका नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर जो भी आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा ए क्या होता है, तो ए आपका कहलाता है प्रथम पद। ए क्या कहलाता है, प्रथम पद। तो ये प्रथम पद हो गया, ये एन पद हो गया, ये आपका टी एन, मतलब कौन सा पद पूछ रहे हैं आपसे। तो यहाँ एन की वैल्यू जब आप रखें तो ये टी एन आएगा, यानी कि नौवां पद, नौवां टर्म आएगा आपका, डी आपका सर्वांतर। तो अब आप समझिए इस क्वेश्चन को, तो आप इसी से सॉल्व कर लेंगे। अब आपसे 150वां भी पूछ लेंगे तो भी बहुत आसानी से आप कर लेंगे, आपको कहीं समस्या अब नहीं जाने वाली। देखिए ए की वैल्यू कितनी हो गई, तो अगर हम बोलें तो ए कितना हो गया, ए आपके पास 4 हुआ। कितना हो गया, ए की वैल्यू आपके पास बच्चों कितनी आ गई, 4 आ गई। प्रथम पद कितना है, 4 है। तो देखिए प्रथम पद हमारा कितना हो गया, 4, ए की वैल्यू 4 आ गई। सर्वांतर अगर डी की बात करें तो कितना है, तो 7 में से 4 माइनस करिए 3, 10 में से 7 माइनस करिए 3, तो सर्वांतर डी कितना हो गया, 3। ठीक, अब बात करें हमें कुछ और चाहिए, एन। एन मतलब एन की वैल्यू कितनी, कौन सा पद पूछ रहे हैं, 9। कौन सा पद पूछ रहे हैं, 9। एन की वैल्यू कितनी होगी, 9। चलिए रख देते हैं। अभी हमने देखिए ट्रेडिशनली किया था तो हमारा आंसर 28 आया था, तो इससे भी 28 ही आना चाहिए। तो देखिए टी एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, 9। टी एन की वैल्यू 9 है तो एन रख दिया 9। ए की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस एन की वैल्यू कितनी है, 9 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 3। तो देखिए कितना हो गया, 4। ठीक, ये कितना हो जाएगा आपका 8 इंटू कितना हो जाएगा, 3। तो 8 तिया कितना हो गया बच्चों, 24। 8 तिया कितना हो गया, 24। 24 प्लस 4 कितना हो गया, 28। और टी एन मतलब आपको क्या बता रहा है, नौवां पद। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपको नौवां पद। ये क्या बोल रहा है, टी एन का मतलब है नौवां पद। तो नौवां पद कितना निकल कर आ गया, 28। तो अब आपको बात समझ में आ गई कि अगर समांतर श्रेणी हमारे पास आ जाती और वो 50वां पद भी पूछ लें, 100 भी पूछ लें, 68 पूछ लें, 67 पूछ लें, कुछ भी पूछ लें, आप आसानी से फॉर्मूले में रख के वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनली आप तभी तक कर पाते जब आपसे छोटी वैल्यू पूछी। 4 आपसे दिए हैं, 9वां पूछा है, 5 और लिखने थे, आप कर सकते हैं। ठीक, ये बात क्लियर हो रही। अब इसमें एक चीज और आती है, इसमें अगर आपसे पूछ लें कि इसके 10 पदों का योग क्या होगा, तो इसमें क्या होता है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग का फॉर्मूला होता है। तो वो फॉर्मूला और लिख लें, वो भी आपको काम देगा। तो ये समांतर श्रेणी के n पदों का, कितने, n पदों का योग, कितने पदों का, n पदों का योग। अगर आपके पास समांतर श्रेणी है तो उसके n पदों का योग क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो इसको Sn से डिनोट करते हैं, क्या से, Sn। Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यानी कि आपको प्रथम पद यहाँ होगा, सर्वांतर आपको यहाँ पर दिया होगा, n की वैल्यू आपको दी होगी, तो आपसे वो बोल देंगे। जैसे आपके पास जो श्रेणी थी, अभी जो श्रेणी थी 4 7 10 13 और ये आपकी कहीं तक जा रही थी। तो अगर आपसे बोल रहे हैं कि इसके 50 पदों का योग, कितने पदों का, 50 पदों का योग ज्ञात करें। देखिए 50 का काफी बड़ा हो जाएगा, आपको प्रूफ के साथ में बताते हैं छोटे से। जैसे इसमें 4 दिए तो हमने 6 पदों का ले लीजिए, 50 का अपन बाद में निकाल लेंगे, इसके बाद पहले हम 6 पदों का करते हैं। इसके 6 पदों का योग ज्ञात करें। आपसे क्या बोल रहे हैं, इसके 6 पदों का योग ज्ञात करें। कितने पदों का, 6 पदों का योग। तो अगर हम 6 पदों की बात करें, 6 टर्म की बात करें, उनका योग ज्ञात करना, तो पहले हम ट्रेडिशनली करते हैं। देखिए 4 था पहला पद, दूसरा कितना है, 7 है, 4 के बाद कितना, 7, फिर कितना है, 10 है, फिर कितना है, 13 है। 4 पद हो गए ये। तो ये अभी हो गया 4 पदों का योग। फिर 5वां कितना होगा बच्चों, 16 और फिर कितना होगा, 19। क्लियर हो रही बात।
तो ये 6 पदों का योग हम पहले मैनुअली निकाल के बता रहे हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि फॉर्मूले से बाकी में चीजें सही ही निकलेंगी। ठीक है, कहीं हम फॉर्मूला लिखने में तो कहीं नहीं गलती समझ रहे, गलत रहे, ये समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए आप अगर बात करें तो 7 और 13 कितना हो गया 20, 16 और 4 कितना हो गया 20 और ये 19 होगा बच्चों, 10 और ये कितना हो गया 29। तो अगर बात करें तो ये कितना हो गया 20, 20, 20, 60 और 69, 69 आया। यानी कि 6 पदों का योग कितना आया 69 आया, 69 आया। इतनी बात क्लियर। अब आप समझिए आपको 50 पदों का पूछा गया, 50 को बाद में, पहले हम 6 पदों की बात करते हैं। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 6, a की वैल्यू कितनी है 4, a की वैल्यू कितनी है 4, n की वैल्यू कितनी है 6। अब d की वैल्यू कितनी है, तो d की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो d की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, d की वैल्यू है 3। आपके पास सारी चीजें हैं, अब हमें क्या करना है केवल फॉर्मूले में पुट करना है। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, तो Sn मतलब n की वैल्यू कितनी दी है 6, 6 पदों के योग की बात कर रहे हैं। तो 6 बटे कितना हो जाएगा 2, Sn x बराबर 6 बटे 2। तो देखिए बच्चों क्या होगा यहाँ पर n की वैल्यू कितनी, पहले 2 इंटू क्या कर देंगे 4, ठीक, प्लस n की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू आपके पास कितनी थी भाई, कौन सा पद 6, 6 माइनस कितना हो जाएगा 1, 6 माइनस कितना हो जाएगा 1, और d की वैल्यू कितनी 3। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 3, 6 को 2 से भाग दे दिया, अंदर कितना हो गया आपका 8, और ये कितना हो जाएगा भाई 6 में से 1 गया 5, 5 दिया 15, प्लस कितना हो गया 15, 15 और 8 कितना होता है बच्चों 23 होता है, और 23 का गुणा किससे करना है आपको 3 से, तो 23 दिया कितना होता है 69, यानी कि 69। तो देखिए आपका 69 आया है आंसर कि नहीं आया, यही आपने मैनुअली किया था तब भी आया था, और ये आपने फॉर्मूले से किया तो भी आया। तो ये फॉर्मूला होता है क्या, n पदों का योग ज्ञात करने का। तो हमने साथ साथ में देखिए nवां पद निकालना तो सीखा ही, साथ में हमने n पदों का योग निकालना भी सीख लिया। इसके फायदे हैं, अगर अभी आपको इस क्वेश्चन में, इस पेपर में पूछा गया था जो 2018 का था, जिसमें आपसे nवां पद पूछा गया था, पद पूछ लेंगे बहुत अच्छी बात है, हमने कर ली उस चीज को। अगर आपसे योग पूछ लिया जाता तो उसको भी हमने साथ में कर लिया। क्लियर। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अभी कौन सा था 13 ही था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या सबसे बड़ी है। देखिए ये क्वेश्चन हमने लास्ट पेपर में भी डिस्कस किया था, इसको फिर से पूछ लिया गया है, तो आप एक बार फिर से समझ लें कि सबसे बड़ी संख्या की अगर बात करें तो कैसे निकालते हैं। तो आप बताइए पहले जो संख्या आती है वो उसके बाद वाली संख्या से हमेशा छोटी होती है कि नहीं, होती है कि नहीं। अगर हम बोलें कि 1, 2, 3 में सबसे छोटा क्या है, तो आप कहेंगे भाई 1 सबसे छोटा है। आपसे पूछें कि सबसे बड़ी क्या है, तो आप बोलेंगे 4 है। मतलब जो संख्या पहले आती है वो छोटी है, जो बाद में आती है वो बड़ी है। सीधी सीधी बात हो गई। तो हमने देखा कि जो संख्या पहले आती है वो कैसी है बच्चों, वो छोटी है, और जो बाद में आती है वो बड़ी है। इतनी बात क्लियर। अब बात करें कि कंपैरिजन कैसे करना है, संख्याओं की तुलना कैसे करनी है जब वो 4 अंक की, 5 अंक की, 6 अंकों की हो। जैसे मान के चलिए हमने एक एग्जाम्पल लिखा 5, 4, 6, 9, 8, और फिर हमने लिखा 5, 4, 6, 8, 9, फिर हमने लिखा 5, 4, 7, 8, 9, फिर हमने लिखा 5, 7, 6, 9, 8। ये हमने अब संख्या लिखी। अब इसमें आपसे दो चीजें पूछी हमने आपसे क्या पूछा कि भाई बताइए इसमें स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटी, क्या पूछा आपसे, एक तो पूछा स्मॉलेस्ट और एक पूछा आपसे क्या ग्रेटेस्ट। एक आपसे क्या पूछा ग्रेटेस्ट। आपसे दो संख्या बच्चों हमने पूछ ली, एक तो स्मॉलेस्ट पूछ ली और एक क्या पूछ ली ग्रेटेस्ट। ठीक है, सबसे छोटी संख्या पूछ ली और आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछ ली। तो अब आप बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमने आपको बताया था कभी भी राइट हैंड साइड से आप कंपैरिजन नहीं करेंगे, यानी कि इकाई दहाई के अंक से तुलना नहीं करेंगे। जब भी संख्याओं में आपसे बड़ी संख्या छोटी संख्या पूछी जाएगी तो आपको तुलना कहाँ से करनी है, लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड से कैसे, आप एक एक करके उनके डिजिट देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि पहला डिजिट इसका क्या है 5, इसमें भी क्या है 5, इसमें भी क्या है 5, इसमें भी 5। यदि आपके पास 4 नंबर हैं और चारों नंबरों का पहला डिजिट क्या है 5 है, तो क्या आप बता पाएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा छोटा है? नहीं, क्योंकि सभी में 5 है, तो इस हिसाब से तो सभी इक्वल हैं। तो अगर सभी इक्वल हैं पहले डिजिट, तो आप क्या देखेंगे, आप दूसरा डिजिट। अब आप क्या देखेंगे, उसका दूसरा डिजिट देखेंगे। नेक्स्ट डिजिट पे आएंगे तो देखिए यहाँ पर कितना है 4, यहाँ भी 4,
यहाँ भी 4 लेकिन यहाँ 7। तो बताइए 4 जो है वो लेस देन होता है 7 के? नहीं होता है ना। तो आपको बात समझ में आ गई कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपने ग्रेटेस्ट तो निकाल ली, आपने क्या निकाल ली? ग्रेटेस्ट नंबर तो निकाल लिया। इन चारों में कौन सा है? तो वो तो आपके पास निकल कर आ गया 5769। अब बात करते हैं स्मॉल एस की। तो देखिए अभी तक आपने 2 डिजिट तक कंपैरिजन कर लिया। अब आते हैं तीसरे डिजिट पर। इसमें क्या है 6, इसमें भी क्या है 6, इसमें क्या है 7। तो नेक्स्ट ग्रेटेस्ट जो होगा वो आपका ये वाला होगा। सेकंड नंबर पर लार्जेस्ट कौन सा होगा? ये वाला होगा। तो ये सेकंड लार्जेस्ट हो गया। ये फर्स्ट नंबर पर आपका बड़ी नंबर आएगा और ये सेकंड नंबर पर आ गया। अब आते हैं 3 डिजिट तक कंपैरिजन हो गया, तो चौथा डिजिट देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8। तो बताइए 9 बड़ा कि 8? तो आप कहेंगे 9 बड़ा होता है सर। तो तीसरे नंबर पर कौन सी संख्या आ गई आपकी? तीसरे नंबर पर ये आ गई। तो चौथे नंबर पर कौन सी आई आपकी? चौथे नंबर पर ये आ गई। कौन सी? 5 4 6 8 9। तो सबसे छोटी कौन सी हो गई? 5 4 6 8 9। और सबसे बड़ी कौन सी हो गई? तो सबसे बड़ी आपकी ये हो गई 5 7 6 9 8। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से कंपैरिजन करते हैं अंकों का। अंकों का कंपैरिजन करेंगे, आसानी से हमें क्या मिल जाएगी? संख्या मिल जाएगी। कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है। क्लियर? चलिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? सभी में पहला डिजिट क्या है? 2 है। क्या बता पाएंगे सबसे बड़ी कौन सी है? बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। दूसरा डिजिट देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है। तो अब देखिए 3 तो 4 से छोटा होता है, तो ये तो दोनों बड़ी नहीं हो सकती। तो इन दोनों में से एक कोई सी क्या होगी? बड़ी होगी। इन दोनों में से क्या होगी? एक कोई सी बड़ी होगी। अगर इन दोनों में से बड़ी है तो देखिए हमने 2 डिजिट तो कंपेयर कर लिए, तीसरा डिजिट देखना है। इसका 5 है, इसका 3। तो बताइए 5 बड़ा होता है किससे? 3 से। 5 बड़ा होता है किससे? 3 से। अब अगर 5 बड़ा होता है 3 से तो कौन सा नंबर बड़ा हो गया? ये। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी। तो इस प्रकार हमने कौन सा आंसर दे दिया? अपना आंसर बी दे दिया। क्लियर बात? तो इस तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है। करने का तरीका आपको याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड से आपको एक एक करके डिजिट क्रॉस करते जाने हैं, मतलब देखते जाने हैं कि भाई अगर बराबर आ रहे हैं तो नेक्स्ट डिजिट पे बढ़ेंगे, बराबर नहीं आ रहे हैं, अगर जो बड़ा है वो बड़ा है और जो छोटा आ रहा है वो छोटा है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, यदि 9 श्रमिक एक दीवार को 28 घंटों में बना सकते हैं तो समान कार्य को 21 घंटे में करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होगी। कितने श्रमिक चाहिए होंगे? मजदूर। ठीक है, मजदूरों की बात कर रहे हैं बच्चों। तो ऑप्शन आपको दिए 15 24 18 12। देखिए पहली चीज ये समझ लें आप कि एक श्रमिक जो है जितनी एफिशिएंसी से यहाँ पर काम करता है, मान के चलिए जो श्रमिक है वो एक दीवार बनाता है, वो आधे फुट की दीवार 1 घंटे में बनाता है। तो यहाँ कितने श्रमिक हैं? 9। तो ये जो 9 के 9 श्रमिक हैं, इन सभी की एफिशिएंसी, सभी की क्षमता कैसी है? बराबर है। इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं ना तो वहाँ श्रमिकों की क्षमताएं अलग नहीं होती। मतलब हम जो काम करवाते हैं यहाँ पर वो समान क्षमता वाले मजदूरों से काम करवाते हैं। ठीक? तो अगर एक श्रमिक 1 घंटे में आधा फीट की दीवार बनाता है तो 9 श्रमिकों की बात हो रही है, वो 28 घंटे में बना रहे हैं। तो पहली तो ये चीज ध्यान रखना है कि श्रमिकों की संख्या का यदि समय से गुणा करते हैं तो क्या बनता है? कार्य बनता है। तो यदि हम आपसे बोलें कि आपके पास जो नंबर ऑफ लेबर्स है, यदि आप क्या करते हैं नंबर्स का किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बनता है? वर्क बनता है। क्या बनता है? वर्क बनता है। मतलब मजदूरों की संख्या जो है वो कितने घंटे काम कर रहे हैं और कितने दिन काम कर रहे हैं। अगर दिन भी आ जाते तो हम क्या कर देते? NHD कर देते। ठीक है, क्या कर देते? NHD। मतलब मजदूरों की संख्या वो प्रत्येक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं और कितने दिन तक काम किया। तो अगर इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? वर्क। तो इससे आपको एक चीज याद आ रही होगी कि सर अगर ऐसा क्वेश्चन आता था और हमने पढ़ा था और नहीं पढ़ा था तो सुन लें कि भाई 2 मजदूर प्रतिदिन 4 घंटे काम कर कर किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, या फिर उस काम का 2/3 भाग 20 दिन में कर लेते हैं। ऐसा कुछ आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 3 मजदूर कितने दिन प्रति घंटे काम करके उस काम को 15 दिन में कर लेंगे, ठीक है, उसके बचे हुए काम को, तो ये टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन है। तो हम उसमें एक चीज याद रखते थे कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता था M1 D1 H1 अपॉन W1 और इक्वल टू में क्या होता था? M2 D2 H2 और अपॉन में W2। ये हमारे पास फॉर्मूला होता था, जहां M क्या होता था? मजदूरों की संख्या, D क्या होता था? दिन। अगर हम बात करें यहाँ पर तो M क्या होता था? आदमी, मेंस होता था यहाँ पर आदमियों की संख्या। ठीक है, और D की अगर बात करें तो D क्या होता है यहाँ पर? D होता था यहाँ पर डेज यानी कि दिन।
डेज, और अगर हम यहाँ पर बात करें एच क्या होता था, तो एच यहाँ पर होता था आवर्स, मतलब कितने घंटे वो प्रतिदिन काम करते हैं, तो ये होता था आवर्स। और अगर हम बात करें W1 या W, तो W क्या होता था यहाँ पर वर्क, W क्या होता है यहाँ पर वर्क यानी कि कार्य। तो M की बात करें तो ये होता है मजदूर, आदमी, कुछ भी आपको जो दिए हैं, मजदूर दिए हैं, आदमी दिए हैं, औरत दिए हैं, बच्चे दिए हैं, तो उनकी संख्या हो जाएगी डेज, D4 मतलब डेज मतलब दिन हो जाते हैं। और अगर हम बात करें आवर्स मतलब घंटे हो जाते हैं, वो प्रत्येक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं। और इसके बाद अगर बात करें तो वर्क कितना कर रहे हैं, तो ये आ गया आपका कार्य। तो इससे ही रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है। इन्होंने आपसे क्या बोला कि 9 श्रमिक एक दीवार को 28 घंटों में बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास मजदूरों की संख्या कितनी है 9, तो 9 श्रमिक जो हमारे पास है वो लिख दीजिए। तो हमारे पास n तो है, कितने घंटों में बनाते हैं 28 घंटों में, तो हमारे पास क्या है आवर्स भी है। और क्या बनाते हैं एक दीवार, तो एक दीवार मतलब एक, यहां पर पूरा वर्क हो गया, ठीक। W1 भी है। अब ये बात कर रहे हैं कि भाई किससे काम करवाना है, तो उन्होंने बोला तो समान कार्य को, मतलब पूरी एक दीवार बनवाने को 21 घंटे में श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो हमने बोला कि भाई x श्रमिक चाहिए होंगे, श्रमिकों की संख्या कितनी x, M2 की जगह पे कितना आ गया x। कितने घंटे में बनवाना है बच्चों, तो 21 घंटे में। तो अपने पास घंटे आ गए, दिन तो यहाँ पर दिए नहीं है तो नहीं लिखा। W1 मतलब एक ही कार्य करवाना है वही वाला, तो करा दीजिए। अब आप क्या करेंगे, काट दीजिए, जिससे कट रहा है, तो 7 चौक 28, 7 तिया 21, 3 से कटेगा 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 12। तो आप देखिए यहाँ पर श्रमिकों की संख्या कितनी निकल कर आ गई 12। मतलब यदि आप 12 श्रमिकों से 21 घंटे तक कार्य करवाएंगे तो वो उतनी ही दीवार बना देंगे जितनी कि 9 श्रमिकों ने 28 घंटे में बनाई थी। यानी कि आप देखिए पहले श्रमिक 9 थे, समय ज्यादा ले रहे थे। अब यहां देखिए आप कि श्रमिक 12 हो गए और समय कम ले रहे। तो यहां से एक चीज और समझ में आ रही है कि जो समय होता है वो मजदूरों की संख्याओं के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मजदूरों की संख्या जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे आपको लगने वाला जो समय है कार्य में वो कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्लियर। तो यहां से देखिए एक चीज और है, जितनी चीजें हम समझ सकते हैं उतनी चीजें हम समझने का प्रयास करें, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में कोई ना कोई चीज हमें मदद करती ही करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,